एक समय की बात है। सोनपुर नाम के एक गांव में भयानक गर्मी पड़ रही थी। सभी लोग गर्मी से बेहाल हो रहे थे। छोटा सा राजू अपने पिताजी संजू की गोदी में बैठकर अपने माथे पर आते पसीने को देखकर बोला, आप सब लोग कहते हैं पानी की कमी हो गई है, और यह देखो मेरे माथे से तो बार बार पानी बह रहा है। अरे मेरे बच्चे, मैं क्या बताऊं, मैं तो किसी भी लायक नहीं, इतना भी नहीं कर सकता कि तेरे लिए एक पंखा ही लगवा दूं। संजू की बातें सुनकर उसकी बीवी रीमा बोली, अजी ऐसा दिल क्यों छोटा करते हो, कोशिश तो कर ही रहे हैं ना। इस साल जब फसल ही नहीं हुई तो भला इसमें हमारी क्या गलती है। अरे भाग्यवान, पेट को पालने के लिए कुछ तो करना ही होगा ना। तू मुखिया के घर में बर्तन मांजती है, तब जा करके एक समय की खाने की व्यवस्था हो पाती है। क्या मेरे मासूम से बेटे की किस्मत में यही लिखा है? मैं तो कहती हूँ राजू की पढ़ाई के नाम पर जो पैसे जमा किए हैं उनसे एक खेत खरीद लो। अरे जब पेट भरेगा तभी तो कोई पढ़ाई करेगा ना। हाँ, सच कर रही हो। इतनी कोशिश करके वह पैसा बचा कर रखे थे, लेकिन लगता है कि अब वो पैसा निकालना ही पड़ेगा। मेरे बेटे को पढ़ाने का मेरा सपना जो है अधूरा ही रह जाएगा। वो भी अब मेरी तरह अनपढ़ ही रहेगा। रीमा आंसुओं से भरी आंखों से राजू की तरफ देखते हुए बोली, सबकी किस्मत एक जैसी थोड़ी होती है। हो सकता है हमारे बेटे की किस्मत में कुछ और ही लिखा हो। हमें सबसे पहले सबके पेट भरने की कोशिश करनी है। अपनी बेचारी बूढ़ी माँ को देखो, एक समय का खाना खाती है, वो भी आधा पेट। वो भी तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। मेरे पेट में पल रहे छोटे से बच्चे का क्या अपराध है, उसे भी तो खाना खाने की जरूरत है। और तुम और राजू, सबको भूख लगती है। सच कहती हो, पंखा हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन पेट भरना जरूरी है। इतनी मेहनत के बाद कम से कम चैन की नींद तो आएगी। रीमा की बात सुनकर संजू राजू की पढ़ाई के लिए बचाए गए 10,000 रुपए लेकर एक ठेला खरीदता है। अरे राजू की माँ, अरे कहाँ है? अरे देख, तेरे कहने पर ठेला तो ले आया हूँ, पर अब इस साल भी अगर फसल नहीं हुई तो आखिर इस ठेले पर हम बनाकर बेचेंगे क्या? मैंने इसका हल पहले ही सोच रखा है राजू के बापू। भरी गर्मी में लोगों का गला तय करने के लिए हम जलजीरा बनाएंगे। लेकिन भाग्यवान, जलजीरे का मसाला कहाँ से मिलेगा? इसके बिना तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा ना। अजय तुम चिंता क्यों करते हो? पिछले बार जब आपके दोस्त शहर से आए थे तब मैंने खन्ना जलजीरा के 6 पैकेट मंगवाए थे। बस उसी से काम शुरू करते हैं ना। हमारे ठेले पर ठंडा ठंडा जलजीरा बेचेंगे जो राहगीरों की प्यास बुझाएगा। अरे वाह, यह तो बढ़िया विचार है। तो फिर मैं आज से ही काम शुरू करता हूँ। आंगन में जो मटका रखा है उसको जो है साफ करके धो दे, और कुएं का ठंडा पानी मटके में भरने का काम जो है वो मैं करता हूँ। संजू ने अपने ठेले को छोटे छोटे गुब्बारों, रंगीन कागजों से सजा दिया था और फिर अपने हाथों से बनाए गए कुल्हड़ों को रंगीन रंगों से रंग ठेला लेकर बाहर चला गया। पीपल के पेड़ के पास बस स्टॉप था। संजू ने अपना ठेला वहीं लगा लिया। आओ आओ, जलजीरा पियो। अरे आओ आओ, गर्मी से राहत दिलाए, कलेजे में ठंडक पहुँचाए। आओ आओ, मजेदार जायकेदार जलजीरा पियो। अरे संजू, अरे तुझसे जलजीरा खरीद कर क्या धन भ्रष्ट करना है? अरे पता है ना तू नीच जाति का है, भूल गया क्या? सरपंच की बातें सुनकर जो लोग जलजीरा पीना चाहते थे वो लोग भी पीछे हो गए। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। भरी दोपहरी में संजू जलजीरा बनाने के लिए खड़ा रहता, लेकिन एक गिलास भी जलजीरा नहीं बिकता था। अरे रीमा, हमारी तो किस्मत ही खराब है। हम लोग रोज जाते हैं पर हमारा छुआ जलजीरा कोई नहीं पीता। 1 हफ्ता हो गया भरी दोपहरी में खड़ा रहता हूँ, लेकिन कोई भी हमारे ठेले के पास भी नहीं आता। देखो, घर में सब कुछ खत्म हो गया है। अब तो इस पर ही भरोसा है। मुखिया जी ने भी मुझे काम से निकाल दिया। कहते हैं तेरा घर वाला तो जलजीरा वाला बन गया है, अब तुझे काम करने की क्या जरूरत। रीमा की बात सुनकर भूख प्यास से बेहाल, गर्मी से तिलमिलाया हुआ संजू फिर पीपल के पेड़ के नीचे अपना जलजीरा का ठेला लेकर खड़ा हो जाता है। आज तो गर्मी ने सोच लिया है कि या तो वो नहीं या हम नहीं। अरे लगता है यह जान ले लेगी। शरीर से जैसे आग निकल रही है। अरे कुछ ठंडा ठंडा पीने को मिल जाता तो चैन आ जाता। अरे मुखिया जी, आपके लिए ही तो ठेला लगाया है, एक बार मेरा जलजीरा चख के तो देखिए। अरे संजू, तू भूल गया है तू नीच जात का है। तेरा दिया खाने पीने से अच्छा है मैं प्यासा ही मर जाऊं, समझा? मुखिया जी की बातें सुनकर संजू उदास हो जाता है।
और सोचने लगता है कि भला अब उसकी जलजीरा कौन पिएगा। इसी समय मेयर की गाड़ी बस स्टॉप के पास से गुजरती है। हे भगवान, कोई ऐसी चीज नहीं दिख रही कि मेरा गला तर हो जाए। वैसे भी इतनी भयानक गर्मी में जब गाड़ी काम नहीं कर रही तो इंसान भला बेचने के लिए धूप में कैसे खड़े होंगे। सर, सामने एक जलजीरा वाला है, अगर आप कहें तो उसके सामने ही गाड़ी रोकता हूँ। हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है। जल्दी से जल्दी गाड़ी उसके पास ही रोको। अरे भाई, इस गर्मी में तो तुम भगवान नजर आ रहे हो। जरा फटाफट 2 गिलास जलजीरा तो पिलाओ। बस के इंतजार में बैठा मुखिया पसीने से लथपथ मेयर की बात सुनकर जोर से बोल उठता है। अरे मेयर साहब, ये तो नीच जात का आदमी है, इसके चक्कर में अपना धर्म बिगाड़ोगे क्या? अरे मुखिया, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? ये कौन सी ऊंच नीच की बात करने लग गए? मुझे तो ये आदमी भगवान दिखाई दे रहा है। भैया एक काम करो, तुम जल्दी से 1 गिलास जलजीरा और पिलाओ। संजू मेयर साहब की बात सुनकर तुरंत पानी में नींबू और जलजीरे का मसाला डालकर ठंडा ठंडा जलजीरा ड्राइवर और मेयर साहब को दे देता है। भाई वाह, इस गर्मी में तो तुम्हारा ये जलजीरा स्वर्ग का अमृत लग रहा है। भाई एक काम करो यार, 1 गिलास और पिलाओ मुझे। सर, बेचारा कितनी मेहनत कर रहा है ना। इस भयानक गर्मी में जब सब लोग अपने घरों में छुपे बैठे हैं, तब यह इस गर्मी में गर्म हवा में राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए जलजीरा बेच रहे हैं। संजू ने मेयर साहब को फटाफट जलजीरा दिया। मेयर साहब को आराम से जलजीरा पीते देख मुखिया से भी रहा ना गया और वे बोले, अरे वो संजू, ला भी रख, तू मुझे भी पिला ही दे। जब पंडित जी मतलब मेयर साहब ने पी लिया है तो मैं भी तो देखूं कि कैसा जलजीरा बनाता है तू। संजू ने मुखिया जी के लिए जलजीरा बनाया। मुखिया जी को जलजीरा पीते देख आगे जैसे ग्राहकों की लाइन लग गई। देखते ही देखते दोनों घड़ों का पानी खत्म हो गया और संजू का जेब पैसों से भर गया। घर पहुंचते ही संजू जोर से, अरे रीमा, अरे कहाँ है? अरे यह ले पैसे पकड़। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। आज तो 1 गिलास भी जलजीरा नहीं बचा। अरे राजू के बाबू, जलजीरा के पैकेट तो 2 ही बचे हैं, अब क्या होगा? क्यों ना हम अपना जलजीरा बनाएं, शुद्ध जलजीरा। बात तो सही कहते हो, लेकिन उसमें डालेंगे क्या? मैंने तो पहले कभी भी जलजीरे का पाउडर नहीं बनाया। अरे बाबू, मेरे पास आ, मैं बताती हूँ। जो कहती हूँ वो सब मसाले लिया, उन्हें 2 पीस के कूट ले, फिर बढ़िया सा पाउडर बना डिब्बे में भर ले। हमारे बनाए जलजीरे से ना तो किसी को गर्मी लगेगी और लोगों की प्यास भी बुझेगी और स्वाद भी आएगा। मगर अम्मा, तुम्हें जलजीरा बनाना कैसे आता है? तू भूल गया क्या? तेरे पापा की जलजीरे की तो फैक्ट्री थी, उसमें आग लग गई, हम बर्बाद हो गए। जब मैं गांव में आई थी तो तू गोदी में था, लेकिन इस समय तो जलजीरा सबसे प्रसिद्ध है। अरे पागल, पहले यही तो खन्ना ब्रदर्स थे, वो तेरे ताऊ जी हैं। फैक्ट्री में 20% के हकदार थे, पर जब मुनाफा बढ़ने लगा तेरे पापा से उन्होंने खाली कागज पर साइन करवा लिए, उन्हें मारकर फैक्ट्री में आग लगा दी। बेटा, मैं आज तक चुप थी, पर अब इंसाफ का समय आ गया है। वो उस जलजीरे को दोबारा कभी ना बना पाए जिसका मसाला तेरे पापा की फैक्ट्री में मैं बनाया करती थी। उन्होंने मुझे ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मैं तुझे लेकर इस अनजान गांव में आ गई। चिंता मत कर, भगवान चाहेगा तो वो फैक्ट्री फिर बनेगी और ताऊ जी को अपनी हैसियत फिर से मिलेगी। माँ, संजू की अम्मा ने जो जलजीरा पाउडर तैयार करवाया वो बाजार के जलजीरा पाउडर से बहुत बेहतरीन था। यहाँ तक कि लोग जलजीरा पैक करवा करवा कर घर ले जाया करते थे। धीरे धीरे संजू के ठेले की रौनक बढ़ने लगी और उसके जलजीरे का व्यापार कई गांवों में फैल गया। संजू से जलने वाले लोगों ने इस व्यापार को शुरू करने की कोशिश तो की, पर संजू के जलजीरे पाउडर के सामने कोई टिक ना पाया। अब संजू सेठ बन गया था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। गांव वाले अब उसका नाम इज्जत से लिया करते थे। अपना सपना पूरा करने के लिए संजू ने अपने बेटे को पढ़ने विदेश भेज दिया। संजू का सपना था कि विदेश से होटल मैनेजमेंट करके उसका बेटा उसके बिजनेस को 4 चांद लगा दे। दूसरी तरफ संजू का व्यापार बहुत आगे बढ़ गया।
उसने शहर में जलजीरा पाउडर बनाने की फैक्ट्री लगवा दी थी। ओ मैनेजर साहब, मैंने सुना है संजू का जलजीरा हमारे जलजीरे से बेहतर है। सेठ जी, इसका स्वाद तो बिल्कुल खन्ना भैया वाले जलजीरे का है। तो सोच का रहा है इसका भी यही हाल होना चाहिए जो उस खन्ना का हुआ। अगली रात वो फैक्ट्री में आग लगा देते हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में सब पकड़े जाते हैं। जब उन्हें पुलिस पकड़ती है तो ताऊ जी रोते हुए संजू के पास आते हैं और कहते हैं, साहब, संजू साहब, हमसे गलती हो गई। व्यापार में तो कोई आगे कोई पीछे चलता ही रहता है, तो हमें पुलिस के चक्करों से बचा दीजिए। हम आपके आगे कभी नहीं आएंगे। ताऊ जी, आपको मेरे बहुत सारे हिसाब पूरे करने हैं। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपके छोटे भाई का लड़का हूँ, जिसने आप पर दया खाई थी और आपके बिना पैसे दिए ही उसने अपनी फैक्ट्री में 20% का भागीदार भी बनाया था, और जिसे आपने बाद में जलाकर फैक्ट्री में मार दिया था। समझ रहे हैं, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। संजू की बातें सुनते ही ताऊ जी की आंखें खुली की खुली रह गई। उन्होंने संजू जी के पैर पकड़ लिए, लेकिन संजू ने उन्हें अपने पिता के कत्ल के जुर्म को भी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। आखिरकार उन्हें आजीवन कारावास की सजा हो गई। संजू ने अपने जलजीरे का नाम दादी माँ का जलजीरा रख दिया और घर घर में यह जलजीरा अपनी पहचान बनाने लगा। कुछ सालों बाद उनका बेटा भी विदेश से पढ़ाई करके वापस आया और वो पूरी तरह बदल चुका था। अरे मेरे लाल, तू आ गया, आ मेरे गले लग जा। अरे माँ प्लीज़, अपने कपड़े देखे हैं? कितनी मसालों की बदबू आ रही है आपसे। अरे पहले नहा कर ही आ जाती हैं आप। अरे बेटा, ये कैसी बात कर रहा है? इसी मसाले की वजह से तो हमारी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आया है। ये तो भगवान है। ओ दादी, ओ यह सारी बातें ना अंधविश्वास की हैं, समझिए आप लोग ओल्ड फैशन के हैं। मैं अभी अभी विदेश से आया हूँ, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। ये लोग बात कर ही रहे थे कि संजू भी वहाँ पर आ जाता है। और मेरे बेटे, कैसा है तू? तूने मेरा सपना पूरा कर दिया रे। मैंने तेरी पढ़ाई पूरी करवा दी। और बता, आगे क्या करने वाला है तू? अरे फैक्ट्री को कैसे सेट करना है कि इसकी पहुंच जो है विदेशों तक हो जाए, यह बता अब तू। पिताजी देखो, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, माना कि आपका ये जलजीरे का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं इसे ज्वाइन नहीं करने वाला। दरअसल बात ऐसी है कि मुझे शर्म आती है, तो मैं अपने आप को जलजीरे वाला नहीं कहलवाना चाहता। अरे दिमाग तो ठीक है तेरा? अरे कहीं पगला तो नहीं गया है? मेरे पिताजी का भी यही बिजनेस था, मेरा भी यही बिजनेस है, और तुझे भी इसी बिजनेस को आगे चलाना होगा, समझा? नहीं पिताजी, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, मैं कुछ और ही सोच कर आया था। मैं तो किसी होटल में नौकरी करूँगा, उसके बाद एक होटल खोलूँगा, और अपने जलजीरे की फैक्ट्री को आप ही चलाएं तो अच्छा होगा। राजू की बातें सुनकर संजू उदास हो जाता है। 2 हफ्ते बीतने के बाद राजू संजू से कहता है, पिताजी मैं शहर जा रहा हूँ, वहाँ पर मुझे नौकरी के लिए बुलावा आया है। कुछ दिन नौकरी करने के बाद आगे देखता हूँ कि मुझे क्या करना है। अरे बेटे, इतने बड़े बिजनेस का अकेला वारिस होने के बावजूद तुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? अरे अपने बिजनेस को ही बढ़ाने के बारे में क्यों नहीं सोचता? आपको कितनी बार समझाना होगा पिताजी, मैं इतना लो स्टैंडर्ड का बिजनेस नहीं कर सकता। कह तो दिया मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपकी तरह अनपढ़ नहीं हूँ, गंवार नहीं हूँ, समझे? और हाँ, याद रखिएगा, मैं दोबारा लौट कर नहीं आने वाला हूँ। आप जैसे बिना स्टैंडर्ड के अनपढ़ लोगों के साथ रहने से अच्छा है कि मैं आपसे अलग रहूँ। राजू की बातें सुनकर संजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बिना कुछ बोले कुछ पैसे वो राजू के हाथ में रखकर वहाँ से चला जाता है। शहर पहुँचने के बाद राजू होटल में काम करने पहुँचता है। वो वहाँ सब उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जैसा कि होटल के आम कर्मचारियों के साथ किया जाता है। हाँ भाई, देखो तुम यहाँ काम सीखने आए हो, आराम से सोने नहीं, समझे? ऊपर वाला कमरा मैंने ट्रेनिंग करने वाले लोगों के लिए रखा है, तुम्हें वही रहना होगा। और हाँ, ठीक 9 बजे ग्राहकों की सर्विस के लिए नीचे आना होगा, समझ गए? राजू जैसे तैसे वहाँ काम करने लगा, लेकिन अय्याशी से पला बड़ा होने के कारण उसे वहाँ काफी कष्ट होने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। एक दिन सेठ जी ने उसे बुलाया और बोले, देखो भाई, कल मशहूर कंपनी दादी जलजीरा वाले के मालिक संजू जी होटल में आ रहे हैं।
उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ या कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? अगर वो मान गए तो उनकी कंपनी का जलजीरा हमारे होटल का स्पेशल ड्रिंक बनेगा, समझे राजू? तुम तो विदेश से होटल मैनेजमेंट करके आए हो ना, उनकी देखभाल का काम तुम्हारा होगा। अगर उनको तुम्हारे काम में कोई भी कमी नजर आई तो तुम्हें तुरंत निकाल दिया जाएगा, समझे? 2 दिन बाद संजू अपने मैनेजर और सेक्रेटरी के साथ होटल पहुंचा और यह देखकर हैरान रह गया कि राजू वेटर के कपड़े पहने हुए उसके सामने खड़ा हुआ था। अपने बेटे को वेटर के रूप में देख संजू बोला, मैं किसी भी कीमत पर इस होटल में नहीं रह सकता भाई। मैनेजर, जल्दी से जल्दी मेरी बुकिंग किसी और होटल में करो, मैं इसे इस रूप में नहीं देख सकता। आधी अधूरी बात सुनकर होटल के मालिक को जब यह बात पता चली कि संजू राजू के कारण होटल छोड़कर जाना चाहते हैं, तो उसने राजू को गुस्से में आकर नौकरी से निकाल दिया। अब राजू जहाँ भी काम करने जाता, लोगों को यह बात पहले से ही पता चल जाती कि उसके कारण इतनी बड़ी कंपनी के मालिक संजू जी नाराज हो गए थे, तो उसे कोई अपने होटल में नहीं रखता। 2 दिन बीत गए थे, राजू के पेट में एक अनाज का दाना भी नहीं गया था। अपने माँ बाप की याद उसे तड़पा रही थी, लेकिन वो यह बात भी नहीं भूल पा रहा था कि उसने अपने पिता को कहा था कि वो कभी वापस नहीं आएगा। एक दिन सड़क के किनारे चलते चलते भूख प्यास से निढाल राजू बेहोश हो गया और उसे होश आया तो वह शहर के बहुत बड़े अस्पताल में था। चारों तरफ लोग उसकी सेवा में लगे हुए थे। वो सभी होटल के मालिक जिन्होंने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था उसके सामने खड़े हुए थे। आप लोग इस तरह से यहाँ पर, मैं समझा नहीं, आखिर बात क्या है? अरे राजू भैया, कल तुम हमें पहले ही बता देते कि तुम संजू जी के बेटे हो तो भला तुम्हें यह दिन कभी नहीं देखना पड़ता। आज पूरा शहर जानता है कि तुम कौन हो और तुम किसी भी होटल में काम कर सकते हो। अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सेठ की बातें सुनकर राजू के आंखों में आंसू आ गए। पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी, वो तो तुम्हें यहाँ एडमिट करवा कर तुरंत ही चले गए थे। उनका कहना था कि अगर तुम्हें पता चल गया कि उनकी वजह से तुम्हारे जीवन में कुछ भी बदला है तो तुम उसे स्वीकार नहीं करोगे। राजू फूट फूट कर रोने लगा। उसे सब कुछ समझ आ गया था। वो समझ गया था कि उसके पिता कितने बड़े दिल का है। उसे वो दिन याद आ गया जब उसके पिता ने एक ठेले से अपना काम शुरू किया था और उससे यहाँ तक पहुँचा था। वो बस लेकर तुरंत गांव पहुँचा और अपने पिताजी के चरणों में गिर गया। बाबूजी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपके पिताजी का वो बिजनेस पूरी तरह से जलकर खत्म हो गया था और कड़ी मेहनत करके आपने उसे फिर से यहाँ तक खड़ा किया और मैं अपने पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने में उनकी मदद करने के बजाय पीछे ही हट गया, इसलिए मेरा यह हाल हुआ। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। आज के बाद हमारा ब्रांड केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी जाएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। देखते ही देखते राजू ने अपनी प्रतिभा से अपने जलजीरे के ब्रांड को सारी दुनिया में पहुंचा दिया और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। संजू के सारे सपने पूरे हो गए थे।